हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी मल्हार के पाठ 7 जिसका नाम है जलाते चलो। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। कवि से परिचय। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, अर्थात इन्होंने बच्चों के लिए साहित्य काफ़ी मात्रा में लिखा है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। पाठ से मेरी समझ से कह है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, तो उसके सामने तारा या स्टार बनाइए। यानी कि जो बिल्कुल सही उत्तर है उसके सामने स्टार या तारा बनाइए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर के अंधकार दूर करना, या फिर तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इसमें जो सही है, बिल्कुल सटीक बात है, उसके आगे हमें स्टार या तारा बनाना है। तो देखिए, भलाई के कार्य करते रहना, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसके सामने देखिए यह स्टार बना दिया गया है। यानी कि पहला वाला जो है कि भलाई के कार्य करते रहना, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर में लिख दिया है भलाई के कार्य करते रहना। प्रश्न 2 है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से, या फिर तिमिर से। तो किससे कहा गया है, क्या है उत्तर इसका, मनुष्यों से। तो देखिए इसके आगे हमने स्टार बना दिया है यह लाल रंग से, और उत्तर है यहाँ पर मनुष्यों से। ख है, अब अपने मित्रों के साथ में चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो उत्तर है कि हमने उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने क्योंकि इस कविता में अंधेरा मिटा करके उजाला फैलाने की बात की गई है, अर्थात भलाई के कार्य करने की बात की गई है। दूसरा, इस कविता में मनुष्यों के द्वारा ही पहला दिया जलाने की बात की गई है। तो इसलिए हमने ये उत्तर ही चुने हैं। मिलकर के करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए गए हैं और इधर इनके अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं, लेकिन इन्हें हमें इनके साथ उचित शब्दों को उनके अर्थ या संदर्भ के साथ में मिलान करना है। तो इन सभी शब्दों का इनके अर्थ और संदर्भ के साथ में उचित मिलान हम देखते हैं। तो देखिए शब्द है अमावस। तो इसका अर्थ या संदर्भ क्या है। अमावस क्या है, अमावस्या जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं, अमावस। फिर है पूर्णिमा। पूर्णमासी वह तिथि जिस रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, यानी कि फुल मून डे, और इसको क्या कहते हैं, नो मून डे, जिस दिन चंद्रमा आकाश में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो वह अमावस्या, और जिस दिन चंद्रमा रात में पूरी तरह से दिखाई देता है वह पूर्णिमासी, पूर्णिमा या फिर फुल मून डे। उसके बाद है विद्युत दिए। विद्युत दिए का अर्थ है कि विद्युत दिए अर्थात बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। फिर है नंबर 4 पे युग। युग का अर्थ है कि समय, काल, युग संख्या में 4 माने गए हैं। सत्ययुग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इस तरह से ये शब्दों का उनके बिल्कुल सही उनके अर्थ या संदर्भों के साथ में मिलान है। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर के कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया।
अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए पंक्तियां देखते हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीपक की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो अब इस पंक्तियों को पढ़ करके देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि उत्तर है कि कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमेशा निराश और हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। प्रेम, त्याग व ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या है कि कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो उत्तर है कि कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए, तिमिर का अर्थ भी अंधकार ही होता है, तो तिमिर के लिए निम्न वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए अंधेरे के लिए क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं? अमावस, निशा, तिमिर की सरिता, तिमिर की शिला, पवन और तूफान। ये सभी अंधेरे या तिमिर के लिए उदाहरण हैं जो कि इस कविता में दिए गए हैं। ख है, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? उत्तर है कि यह कविता जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भर करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निराशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। यह है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है? उत्तर है, मनुष्य आशा रूपी दीपक जला कर रखे, अर्थात आशा कभी ना छोड़े। स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जलें और बिना स्नेह वाले विद्युत के दिए बुझा देने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। अर्थात कविता के अंदर प्रेम से भरा ज्ञान का दीपक जलाने और बुराइयों का अंधेरा मिटाने की बात कही गई है। कविता की रचना। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर के लय सहित गाने या बोलने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आप ही अपनी कक्षा में अपने शिक्षक के साथ में यह प्रयास कर सकते हैं। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दो पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको और भी अनेक विशेष बातें दिखाई देंगी। क्या है कि इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर के इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। ख है कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ में साझा कीजिए। यानी कि आपने जो इस कविता की विशेषताओं की जो सूची बनाई है, उसे अब आप अपनी कक्षा में सबके साथ में साझा करिए, सबको बताइए। मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींच करके जोड़िए। तो देखिए, ये स्तंभ 1 में है कुछ पंक्तियां और स्तंभ 2 में जो पंक्तियां हैं, तो उनमें स्तंभ 1 की पंक्तियों का जो भाव है वह स्तंभ 2 में है। तो इनके मिलते जुलते भाव वाली जो पंक्तियां हैं, इनका हमें आपस में मिलान करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं।
तो इसमें देखिए स्तंभ 1 में जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ या भाव स्तंभ 2 में दिया गया है, तो उचित भाव के साथ में इनको हमें मिलान करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। अब स्तंभ 1 है, तो इसमें देखिए पहली पंक्ति है कि कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इसका अर्थ है स्तंभ 2 में से नंबर 3 का है ये कि विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन तो छुटकारा अवश्य मिलेगा। यह इस पंक्ति का अर्थ है। दूसरा है जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसका अर्थ है स्तंभ 2 में कि दूसरों के सुख और चैन के लिए प्रयास करते रहिए। तीसरा है मगर विश्व पर क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। इसका अर्थ है स्तंभ 2 में से कि विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है। आगे है नंबर 4 में कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। तो इसका देखिए अर्थ है स्तंभ 2 में से कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर के चर्चा कीजिए। क्या है कि दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की यह कौन सी कहानी हो सकती है जो सदा से चली आ रही है। उत्तर है दीपक और तूफान की यह कहानी जीवन के संघर्ष की कहानी है जो सदा से चली आ रही है। दीपक उजाले और अच्छाई का प्रतीक है, जबकि तूफान मुसीबतों और कठिनाइयों का प्रतीक है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ या मुसीबतें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने उद्देश्य की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। संघर्ष की यह कहानी हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। ख है जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दीपक की यह सोने जैसी लौ क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जल रही है। उत्तर है दीपक की सोने जैसी यह लौ अच्छाई, भलाई, ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक हो सकती है जो बहुत सालों से चलती आ रही है। यह लौ वह रोशनी है जो हमेशा से लोगों को सही रास्ता दिखाती है और आगे भी दिखाती रहेगी। यह इंसान की उम्मीद, विश्वास और मानवता की निशानी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज करके लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हैं दिया, उजेला और अनगिन, तो उसी तरह से हमें अन्य शब्द और भी खोज करके लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए ये शब्द हैं और इनके साथ में इनके अर्थ भी हैं कि दिया, दिया का अर्थ क्या होता है दीप, उजेला उजाला, अनगिन यानी कि अनगिनत जिनकी गिनती ना की जा सके। अब है इसके अतिरिक्त और शब्द हैं। चौथे नंबर पर है दिन का होता है दिवस, धरा यानी कि धरती। तो छठे नंबर पर है सिल जिसका अर्थ होता है शिला। अर्थ की बात क्या है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रख करके पढ़िए। इस शब्द के बदलने से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है अपने समूह में चर्चा कीजिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तो यहाँ पर चलो के स्थान पर हमें क्या पढ़ना है रहो। तो जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, तो उक्त पंक्ति का अर्थ है कि तुम केवल एक दिया जला करके ही रुक मत जाना। हमें प्रेम और प्यार की भावना संसार में फैलानी है, इसलिए दिए जलाते चलो अर्थात आगे बढ़ते रहो। ख है कि कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं।
आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपयुक्त रहेगा। तो देखिए नंबर 1 पर है जैसे बहाते चलो, और यहाँ पर यह रिक्त स्थान है। तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का, और यहाँ पर यह रिक्त स्थान है मिलेगा। अब ये हमें रिक्त स्थान कहाँ से भरने हैं? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नैया, नाव या नौका। तो इन तीनों में से जो सबसे उपयुक्त है शब्द वह हमें यहाँ पे भरना है। उसी प्रकार से ये 3 है, तट, तीर और किनारा। तो इन तीनों में से जो उपयुक्त है वह हमें इस रिक्त स्थान में भर करके इस पंक्ति को पूरा करना है, और फिर ये देखना है कि क्या इसके अर्थ में कुछ परिवर्तन आता है क्या। तो आइए अब इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो उत्तर में पहला है कि बहाते चलो, और यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान था जिसमें से हमने क्या भरा है? नैया। तुम वह निरंतर, तो इसमें तीनों में से क्या उपयुक्त है? नैया, नाव और नौका। इन तीनों में से नैया, तो बहाते चलो नैया, तुम वह निरंतर। कभी तो तिमिर का, और तट, तीर और किनारा, इसमें से सबसे उपयुक्त क्या है? किनारा। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। दूसरा है रहेगा, और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, पर दिया एक भी यदि, तो इन तीनों में से भरना है हमें धरा, धरती और भूमि। तो इन तीनों में से जो उपयुक्त है वो कौन सा है? धरा। ये तीनों ही पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर क्या है उपयुक्त? धरा। तो रहेगा धरा पर, दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो ये रिक्त स्थान था सवेरा, सवेरा की हमने क्या भरा है? यहाँ पर सवेरा भरा है, और यह है हमें प्रातः, सुबह या सवेरा। इन तीनों में से छांट करके जो उपयुक्त है वह हमें यहाँ पर भरना है। फिर है नंबर 3 में कि जला दीप पहला तुम्हीने, और यहाँ पर ये रिक्त स्थान है की। तो इस रिक्त स्थान में हमें क्या भरना है? अंधकार, तिमिर और अंधेरे। इन तीनों में से एक उपयुक्त शब्द भरना है, और वह उपयुक्त शब्द क्या है? तिमिर। तो जला दीप पहला तुम्हीने तिमिर की। उसके बाद है चुनौती, और ये रिक्त स्थान है वार स्वीकार की थी। तो ये देखिए प्रथम, अव्वल और पहली। तो इन तीनों में से हमें एक उपयुक्त शब्द भरना है, तो वो क्या है? प्रथम। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? प्रथम। तो चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। प्रतीक कह, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ है रात, और सवेरा का अर्थ है सुबह। आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो संकेत दिया है कि निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। तो आइए अब उत्तर देखते हैं। तो देखिए जैसे निशा का है सवेरा, अंधेरा का क्या होगा? उजाला, बुराई का अच्छाई, अज्ञान का ज्ञान और द्वेष का प्रेम। ख है कि कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में मिलकर इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं कविता में से लेकर के। अब इन शब्दों के ऊपर हमें हमारे समूह में चर्चा करनी है और इन्हें उपयुक्त स्थान पर लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए सवेरा दिया गया है और यहाँ पर ये बादलों के जैसे ये खाली स्थान बनाए गए। तो इनमें हमें सवेरा से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं जो इस कविता में आए हैं या और जो हो सकते हैं वह हमें इस रिक्त स्थानों में हमें भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द है सवेरा, तो इसको हम ज्योति का अर्थ भी सवेरा होता है, दिए यह भी सवेरा का ही संकेत है, दिवस, किनारा, उजेला, पूर्णिमा, लौ, जलना और स्वर्ण, ये सभी सवेरा से संबंधित शब्द हैं। अब यहाँ पर शब्द देखिए निशा, तो अब हमें निशा से संबंधित जो बिल्कुल इसके समानार्थक शब्द हैं वह हमें यहाँ इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए शब्द है निशा, तो इसका है अमावस, अंधेरा, अज्ञान,
बुझना, तूफान, तिमिर और शिला, ये सभी निशा से संबंधित शब्द हैं। ग है अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। संकेत है कि नीचे दिए गए चित्र देखिए और इन पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ आपको देखिए ये पहाड़ों के 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें पहले आप देखिए और फिर इन पर विचार कीजिए, यानी कि आपके मन में क्या विचार आता है। तो आइए इन्हें देखते हैं। उसी प्रकार से देखिए ये अन्य चित्र दे रखे हैं, आप पहले इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों पर फिर विचार कीजिए। और यहाँ पर देखिए यह चित्र है, तो इन्हें देखिए और इन चित्रों को देख करके आपके मन में क्या विचार आते हैं वह आपको बताना है कि भाई इन चित्रों को देख करके हमारे मन में क्या विचार आए। तो आप इन्हें बच्चों अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं कि भाई इन चित्रों को देख करके हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अब निशा और सवेरा के लिए अन्य शब्द और क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए निशा के यानी कि हमें एक तरह से यहाँ पर पर्यायवाची शब्द इसके लिखने हैं। तो निशा का है रजनी, रात्रि, यामिनी और विभावरी, ये सभी निशा के पर्यायवाची शब्द हैं, निशा से संबंधित शब्द हैं। फिर है सवेरा, तो सवेरा के लिए भोर, अरुणोदय, सुबह, प्रभात, उषा, प्रातःकाल, तड़का और बिहान, ये सभी सवेरे के पर्यायवाची शब्द हैं, सवेरे से संबंधित शब्द के अर्थ हैं। पंक्ति से पंक्ति। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तुम्ही ने पहला दीप जला, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार से वाक्यों के रूप में लिखिए, यानी कि पहले तो पंक्तियां कविता के रूप में लिखी हुई हैं, अब इन पंक्तियों को हमें वाक्य के रूप में लिखना है। तो जैसे पहली है कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो इसको हमको अब क्या है जो कविता की पंक्ति है इसे हमें वाक्य के रूप में लिखना है। तो उत्तर है कि तुम नाव निरंतर बहाते चलो। नंबर 2 है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो अब इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा, इस पंक्ति का हमें वाक्य के रूप में लिखना है कि स्नेह भर भर ये दिए जलाते चलो। तीसरा है बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। तो अब इसे देखिए वाक्यों में कैसे लिखेंगे कि इन्हें यूं बुझाने से पथ ना मिल सकेगा। और नंबर 4 पर है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे वाक्य में कि मगर आज दिवस में ही विश्व की अमावस निशासी क्यों घिरी आ रही है। सा सी से का प्रयोग, घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। इन पंक्तियों में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची है और इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है। सा सी से का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इनसे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यह रेखांकित किया है निशासी। तो जब भी सी का या सा से सी का प्रयोग किया जाता है तो जिस भी शब्द के साथ में किया जाता है वो तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह ये ऐसी वाली जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, दोनों को जोड़ता है ये। तो निशा सी, स्वर्ण सी, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब आप भी विभिन्न शब्दों के साथ में यानी कि सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि अब हमें भी 5 वाक्य ऐसे बनाने हैं जिसमें सा सी या से का प्रयोग किया गया हो। तो बच्चों आप अपनी कल्पना से लिखिए, पर हमने आपकी सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर वाक्य बना के दिए हैं। तो उत्तर है कि सा सी से का प्रयोग समानता दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी से निशा सी तो उसकी जैसी समानता दिखाने के लिए किया गया है। इस प्रकार के वाक्य निम्नलिखित हैं। तो देखिए वाक्य है जैसे पहला कि वह शेर सा अदम्य साहसी है,
कैसा है वह? शेर सा। तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 है उसकी आवाज कोयल सी मधुर है। फिर है नंबर 3 पर वह सहज सी मीठी बातें करता है। 4 पर है उसके दांत मोतियों से हैं। कैसे हैं? मोतियों से हैं। फिर है नंबर 5 उसकी मुस्कान मनमोहक सी है, अर्थात मन को मोहने वाली ऐसी है। तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से सा, सी, से का प्रयोग करते हुए आप और भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। पाठ से आगे आपकी बात कह है रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे। अपने उन कार्यों के बारे में बताइए। उत्तर है कि हम प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों और जीव जंतुओं की निम्न तरह से सहायता करते हैं। जैसे नंबर 1 है कि बुजुर्गों और असहाय लोगों की सड़क पार करने में सहायता करना। नंबर 2 भूखे और गरीबों को खाना खिलाना और पहनने के लिए कपड़े देना। नंबर 3 भूखे जानवरों को खाना खिलाना। और नंबर 4 है कि छोटे जीवों जैसे चिड़िया, कौवा, कबूतरों, मछलियों को दाना डालना। तो इस तरह से हम पूरे दिन भर में जो भी अच्छे कार्य औरों के लिए करते हैं उनकी यहाँ पर आपको सूची बनानी है। तो आप बच्चों इसके अतिरिक्त और भी अगर कुछ कार्य करते हैं तो आप वह यहाँ पर लिख सकते हैं। ख है इस कविता में निराश ना होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे? अपने समूह में बताइए। यानी कि आप ऐसी क्या बात कहेंगे जिससे कि आपके मित्र की निराशा दूर हो जाए। तो देखते हैं उत्तर है कि यदि हमें किसी मित्र को निराश ना होने के लिए प्रेरित करना पड़े तो हम मित्र को समझाएंगे कि जीवन में सुख दुख और हार जीत सिक्के के दो पहलुओं की भांति हैं जो चलते रहते हैं। जीवन में जो सुख दुख आया है या जो हार मिली है उससे सीख या प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ते रहो। मित्र को कोई तकलीफ होगी तो उसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। यह है कि क्या आपको कभी किसी ने कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है? कब किया है? कैसे? उस घटना के बारे में बताइए। तो उत्तर है हाँ, मेरी माता और मेरे पिता ने कदम कदम पर मुझे कोई ना कोई कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। वे कहते हैं कि जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटना घटी है उससे कुछ सबक लेकर के आगे की ओर बढ़ते रहो। वो यह भी कहते हैं कि कोई भी कार्य कितना भी मुश्किल हो, उसमें हार हो या जीत हो, पूरी ताकत से तैयारी करके उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हमें पहले से ही उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचने लेना चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डर के कारण उस कार्य को करने की कोशिश ही ना करें। यानी कि हमें हार की जो चिंता है वह पहले से ही सताने लग जाए और हम उस कार्य को करना ही शुरू ना करें। अमावस्या और पूर्णिमा क्या है? भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस्या बने पूर्णिमासी। आप अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के होने का क्या कारण है? आप आकाश में रात को चंद्रमा अवश्य देखते होंगे। क्या चंद्रमा प्रतिदिन एक सा दिखाई देता है? तो बच्चों, आप भी प्रतिदिन चंद्रमा को आकाश में देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रमा प्रतिदिन यानी कि रोजाना एक जैसा ही दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कि कैसे कभी कभी चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और कभी कभी वह आकाश में से बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वह हम जानते हैं कि वह ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते ही हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के लगाती है। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की करती है। आप यह भी जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण
सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट के चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। इसी छाया और उजले भाग की आकृति में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। कला अर्थात जैसे जैसे चंद्रमा पर प्रकाश घटता जाता है या फिर बढ़ता जाता है, तो यह क्या कहलाता है? चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। चंद्रमा की कला धीरे धीरे बढ़ती रहती है और पूर्णिमा की रात तक चंद्रमा पूरा दिखने लग जाता है, अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है वह पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ने लग जाता है, जिससे कि वह पूरी तरह से चमकदार दिखता है। इसके बाद में कला धीरे धीरे घटती रहती है, अर्थात चंद्रमा के ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है वह धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है और अमावस्या वाली रात को चांद दिखाई नहीं देता है, अर्थात उस दिन चंद्रमा का जो पर प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वह बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, इसलिए चंद्रमा बिल्कुल काला या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी कि जब चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे कम कम होते हुआ बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उस पक्ष को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। इसी प्रकार से चंद्रमाओं की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है? धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश जो है, चंद्रमा पर जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक दिन आकर के वह पूरी तरह से अच्छी से पड़ता है, तो वो चांद जो है वो पूरा हमें उजला हुआ दिखाई देता है। तो उस पक्ष को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और शुक्ल का अर्थ होता है उजला। तो यहाँ पर देखिए, यह रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है कि किस तरह से पूर्णिमा, अमावस्या और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन हम देख रहे हैं कि चांद पूरी तरह से यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, उजला हुआ चांद है, यानी कि ये पूरी तरह से चमकदार है। तो इस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए ये कम होता हुआ चांद का जो प्रकाश है वह कम होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल आधा ही रह गया। तो इस आधे वाले भाग को क्या कहते हैं? हाफ मून डे, यानी कि उस दिन चंद्रमा आधा दिखाई देता है। उसके बाद में धीरे धीरे बिल्कुल और कम होता चला जाता है और कम, फिर बिल्कुल पतली सी एक लाइन दिखाई देती है और बिल्कुल धीरे से, और फिर ये यहाँ पर अमावस्या जब आ जाती है तब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, अर्थात वह बिल्कुल काला हो जाता है, इसके ऊपर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। और इस पूरे पक्ष को, यानी कि पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक का जो एक क्रम है, इस पक्ष को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष अर्थात काला, जो जब काला हो जाता है चांद तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। अब अमावस्या से देखिए धीरे धीरे चांद के ऊपर रोशनी बढ़ने लगती है। पहले एक पतली सी लाइन होती है, फिर यह लाइन थोड़ी मोटी होती है, फिर और थोड़ी रोशनी बढ़ती है और यहाँ से देखिए यह बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ पे ये आधा हो गया चांद, तो यहाँ पे जब ये आधा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? हाफ मून डे। उसके बाद में देखिए फिर ये बढ़ रही है और यहाँ पर काफ़ी कुछ पूरा बढ़ गया है, बस थोड़ा सा हिस्सा काला है और यहाँ पूर्णिमा आते आते तक चांद पूरा रोशन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ पर अमावस्या से लेकर के और ये पूर्णिमा तक जो इसका प्रकाश बढ़ा है चांद का, इस वाले क्रम को, इस वाले समय को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और यह भी 15 दिन का होता है और यह भी 15 दिन का होता है। इसको पखवाड़ा भी कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है और कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। तो शुक्ल पक्ष का अर्थ क्या हुआ? उजाला। तो जिसमें चांद पर रोशनी बढ़ती हुई जाए और एक दिन वह पूरी तरह से चमकदार बन जाए तो वह तो कहलाता है शुक्ल पक्ष। और जिसमें चांद की रोशनी कम होती जाए और वह एक दिन बिल्कुल ही गायब हो जाए, वह पक्ष क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से वह हो गया अमावस्या, और जिसमें चांद पर रोशनी बढ़ती जा रही है और वह एक दिन पूरा बढ़ जाता है तो वह कहलाता है पूर्णिमा या फिर फुल मून डे। और अमावस्या को क्या कहते हैं? नो मून डे। खैर, अब नीचे दिए गए चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को पहचानिए और ये नाम उपयुक्त स्थानों पर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है?
चांद के ऊपर रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले एक पतली सी लाइन है, फिर ये लाइन थोड़ी मोटी हो रही है, फिर देखिए थोड़ा प्रकाश और बढ़ता जा रहा है, चांद हमें थोड़ा और ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी देखिए ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ा है और यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ बढ़ गया है। तो इस तरह से चांद का पर प्रकाश का जो बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए ये लगभग आधा हो गया है, तो इस वाले भाग को तो कहेंगे हम हाफ मून डे। और अब ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहाँ पर देखिए ये भी बढ़ रहा है, यह भी बढ़ा है और इसमें काफ़ी कुछ बढ़ गया है। बस एक छोटा सा भाग हिस्सा इसका अभी काला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह से हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा काला। अब देखिए यहाँ पर चांद लगभग पूरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह भी चांद का पूरा हिस्सा अब हमें प्रकाश में दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे प्रकाश में हिस्से को हम क्या कहेंगे? पूर्णिमा। क्या कहलाता है? यह पूर्णिमा। और पक्ष कौन सा कहलाता है? जिसमें उजाला बढ़ता जा रहा है, यह पक्ष कौन सा कहलाएगा? शुक्ल पक्ष। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब चांद के ऊपर थोड़ी रोशनी कम होती जा रही है, चांद का हिस्सा हमें अब कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कम होता है। ये देखिए धीरे धीरे चांद की रोशनी अब हमें कम दिखाई दे रही है। ये देखिए अब ये यहाँ पर लगभग आधा ही रह गया है, तो यहाँ पर भी इसको क्या कहेंगे? हाफ मून डे। अब देखिए चांद के ऊपर रोशनी बिल्कुल इतना सा ही हिस्सा हमें यहाँ पे इसका उजाला दिखाई दे रहा है, बहुत कम। अब ये लाइन देखिए और पतली हो गई है, अब बिल्कुल एक पतली सी रेखा ही हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए ये भी बहुत पतली रेखा है और यहाँ पर तो बिल्कुल चांद हमें जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल जब दिखाई नहीं दे रहा है वह स्थिति क्या कहलाएगी? अमावस्या, यानी कि नो मून डे। उस दिन कोई चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है। तो पूर्णिमा से लेकर के और जो अमावस्या तक का जो टाइम होता है, जो पक्ष होता है जिसमें चांद के ऊपर रोशनी घटते 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 बिल्कुल खत्म हो जाती है, चांद दिखना बंद हो जाता है, उस वाले पक्ष को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का अर्थ क्या होता है? काला। तो इस तरह से ये अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को हमने यहाँ पर पहचाना है कि ये कौन सी जगह पर अमावस्या रहेगी, कौन सी जगह पर पूर्णिमा रहेगा। तिथि पत्र, आपने तिथि पत्र यानी कि कैलेंडर अवश्य ही देखा होगा। उसमें साल के सभी महीनों की तिथियों की जानकारी दी जाती है। नीचे तिथि पत्र के एक महीने का पृष्ठ दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जनवरी 2023 का तिथि पत्र का एक महीने का यानी कि जनवरी का जो महीना है उसका ये हमको कैलेंडर दिया गया है। अब इसको पहले हमें देख करके इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उनका हमें जवाब देना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब पहला प्रश्न है कि दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? तो चूंकि हमें बताया कि ये कौन सा है कैलेंडर का, कौन से महीने का दिया है? जनवरी का। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? उत्तर है कि दिए गए महीने में कुल 31 दिन हैं। ख है कि पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक को और वार को पड़ रही है? तो यह देखिए हम कैलेंडर में से देख करके बताएंगे कि दिए गए कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा 6 जनवरी को और उस दिन क्या है? शुक्रवार को, और अमावस्या दिनांक 21 जनवरी शनिवार को पड़ रही है। यह है कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर है? उत्तर है कि दिए गए कैलेंडर में कृष्ण पक्ष की सप्तमी दिनांक 14 को तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिनांक 28 को है, दोनों में 15 दिनों का अंतर है। ख है कि इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? उत्तर है इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल 15 दिन हैं। अण है कि बसंत पंचमी की तिथि बताइए। उत्तर है बसंत पंचमी की तिथि पंचमी है, क्योंकि पंचमी लिख बोल रहे हैं तो क्या है? तिथि क्या हुई? पंचमी हुई। और दिनांक क्या है? 26 है तथा वार गुरुवार है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम कैलेंडर देख करके दे सकते हैं और ये हमने कैलेंडर में से सारे उसके प्रश्नों के जवाब दिए हैं। आज की पहेली, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ होता है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है जिसमें कि पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। आपको उन्हें खोज करके उन पर घेरा बनाना है, जैसा एक हमने पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने ही सही नाम या शब्द खोज पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक शब्द जाल दिया गया है।
तो इससे हमें हवा यानी कि पवन शब्द का अर्थ होता है हवा। तो एक हमें यहाँ पर देखिए ये करके दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर कि पवन का अर्थ होता है हवा। तो इस तरह से इस शब्द जाल में से हमें और भी पवन के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको हमें खोज करके उनके ऊपर इस तरह से गोला बनाना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, आप भी करिए, पहेली करने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए एक तो हवा हो गया, फिर है पवन, पवन के ऊपर देखिए गोला लगाया हुआ है। उसके अतिरिक्त पवन को और क्या कहते हैं, बयार। उसके अलावा समीर, समीर का अर्थ क्या होता है, हवा या पवन। और एक है यहाँ पर देखिए मारुत, मारुत यानी भी हवा ही होता है, यह भी पवन का ही पर्यायवाची है। तो इस तरह से हमें इस शब्द जाल में से हवा से के जो पर्यायवाची हैं उन्हें छांट करके उनके ऊपर गोला लगाना है। और एक ये अनिल भी है, अनिल यानी हवा। तो इस तरह से हमने लगभग इसमें से सारे शब्दों को खोज लिया है जो पवन के या हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। खोजबीन के लिए कविता संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। हम सब सुमन एक उपवन के, ये कविता है। बढ़े चलो, रोज बदलता कैसे चांद भाग 1 और रोज बदलता कैसे चांद भाग 2। तो इन्हें आप QR कोड की सहायता से देख सकते हैं, उन्हें पढ़िए, समझिए, देखिए। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।